हाँ तो बच्चों, हमने अभी बात कर रहे थे कि सुसंगत सोर्स या स्रोत कैसे होते हैं, उनकी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि सुसंगत स्रोत पर बेस ही हमें व्यतिकरण करना है। दो तरंगों की जो हमने व्यतिकरण कराया वो ऐसे स्रोतों का कराया जो कैसे स्रोत हो, सुसंगत हो, यानी कि कला संबंध हो, यानी कि जिनके बीच में जो होगा फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी कि कलांतर नियत हो। तो कैसे समझ में आएगा भाई? मान लो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि यहाँ से एक तरंग आई, यहाँ से एक तरंग आई x1 पर, तो यहाँ y1 कितना आ गया था, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, मान लीजिएगा प्लस फाई नोट है ना। और ये y2 इधर से आ गई, x2 दूरी पर दो तरंग आ गई, इस बिंदु पर मिल गई, इनका अध्यारोपण हुआ, अध्यारोपण के बाद इनका व्यतिकरण हुआ। तो y2 बराबर आ गया a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस, इसे फाई नोट 1 मान लो, इसे फाई नोट 2 मान लो। ठीक है, चलो जी। अब हमने क्या चाहिए, इनके बीच में कलांतर, इसका और इसके बीच में कलांतर कैसा होगा। कलांतर क्या आएगा, कलांतर आ जाएगा बेटे ओमेगा टी, जिसे हम डेल्टा फाई कह सकते हैं, माइनस के x1 प्लस फाई नोट 1 माइनस ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस फाई नोट 2। ये कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, दोनों बराबर होंगे तो कट भी जाएंगे, नहीं बराबर होंगे तो कुछ ना कुछ एक नियत वैल्यू, एक नियत मान बचेगा। ये तो इससे उड़ गया, तो कितना आ गया कि x2 माइनस x1 फाई नोट 1 माइनस फाई नोट 2। ठीक, तो बेटे k को हमने लिखा था 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको लिख देंगे डेल्टा x यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पथांतर। ये क्या था, कलांतर। दिस इज, ये है कलांतर, ये है पथांतर। और ये आप कह सकते हो डेल्टा फाई नोट, डेल्टा फाई नोट बोल सकते हो। सामान्यतः आप देखोगे कि ये नहीं दिया रहता, जनरली ये 0 होता है या कुछ पाई वगैरह होता है। तो अगर ये नहीं है, ये क्या, लेकिन ये क्या है, नियत है, ये नियत, तो ये भी नियत है। तो डेल्टा फाई भी एक दी गई लोकेशन पर, एक दिए गए स्थान पर, एक दिए गए बिंदु पर क्या डेल्टा फाई नियत रहेगा। तो ये क्या है, समय से, यह है समय पर निर्भर नहीं करता। कब नहीं कर पा रहा ऐसा समय पर निर्भर, जब जब ये अपना ओमेगा टी वाला टर्म कट गया, यानी कि जब जब आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर आपका जो फ्रीक्वेंसी आवर्ती जो है समान है। तो इसका मतलब ऐसे स्रोत जिनमें आवर्ती समान हो या जिनका कलांतर नियत हो, समय के साथ निर्भर ना करे, वो सब स्रोत क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट या फिर कला संबंध या फिर सुसंगत स्रोत कहलाते हैं, है ना। तुम क्या कह सकते हैं कि ऐसे स्रोत जो जिनकी आवृत्ति समान हो तथा कलांतर नियत हो या समय के साथ ना बदले, जो समय के साथ नहीं बदल रहेगा, यानी कि समय पर निर्भर ना करे। एक्स पे निर्भर कर सकता है, क्योंकि एक एक्स पे एक फिक्स हो गया डेल्टा फाई, लेकिन वो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू नहीं बदल रही है। घंटे बाद देखोगे तब भी उतना ही आएगा उस पर, 2 घंटे बाद देखोगे तब भी उतना ही कलांतर आएगा। तो समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसे स्रोत जिनकी आवर्ती समान हो या तथा उनका कलांतर नियत हो, समय के साथ ना बदले, उनको हम कैसे बोलते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों स्रोत कैसे हैं, मान लीजिएगा S1 और S2 की बात करूं तो दोनों कैसे हैं, क्या ये दोनों कला संबंध है, कोहेरेंट है, यानी कि सुसंगत है, ये अपने सुसंगत सोर्स हैं या फिर कला संबंध स्रोत है, कला संबंध स्रोत है। ठीक है, तो कोहेरेंट बोल सकते हैं इसको, कोहेरेंट वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, और अदरवाइज हिंदी में कला संबंध वर्ड इनके लिए यूज कर लेते हैं। तो ये अपने को पहचानने की जरूरत है। ठीक, सामान्यतः ये भी नहीं दिया रहता है ना, यदि
डेल्टा फाई नोट भी नहीं दिया रहता। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, ये टर्म मान लो ये दिया ही नहीं, ये भी नहीं दिया, तो फिर तो कितना बचेगा, इतना ही। तो फिर डेल्टा फाई ये रहेगा, डेल्टा फाई कितना 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। ये लो जी, डेल्टा एक्स आ गया, बस इतना रहता है। तो पथांतर और कलांतर में हमें इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कि हमने जब जब तीव्रता की बात करनी है, हमारी आंखें तीव्रता को सेंस करती है। मैं फिर बता रहा हूँ, तीव्रता ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीव्रता तक पहुंचने में हमारे पास फॉर्मूला था I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 अंडर रूट I1 I2 I1 + I2 + 2 अंडर रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाई। यानी कि डेल्टा फाई पता होगा तो आपको आई नेट पता होगी व्यतिकरण के बाद। व्यतिकरण के बाद जो कुल तीव्रता मिलेगी किसी भी बिंदु पर, तब पता लगेगी कि उस बिंदु पर डेल्टा फाई कितना है, कलांतर कितना है। अब डेल्टा फाई आप तभी निकाल पाओगे जब आपको डेल्टा एक्स पता होगा। यानी कि डेल्टा एक्स का मतलब दो तरंगों ने चला, कितना रास्ता चला, उनका अंतर, पथांतर। तो पथांतर ही इंपॉर्टेंट है। हम पथांतर पर भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी सी तीव्रता की चीजें बात कर रहे थे। लेकिन हम इसमें बीच में एक शब्द आया था, कोहेरेंट शब्द या फिर कला संबंध स्रोत या सुसंगत, तो उसके बारे में हमने जानकारी ले ली। तो अगर मैं बात करूं कि भाई मान लो ये तो हमारे कोहेरेंट सोर्स की परिभाषा हो गई। फिर नॉन कोहेरेंट यानी कि अकला संबंध, जिनके कला संबंध स्रोत नहीं होंगे, सुसंगत नहीं होंगे, वो कैसे होंगे? मान लो कि यहां पर ऐसा स्रोत है कोई, ये कोई दो स्रोत ले लिए, ये कोई दो स्रोत ले लिए मैंने, यहां पर ये दो स्रोत लिया S1 S2, और इसकी आवर्ती ओमेगा 1 ले ली, इसकी आवर्ती ओमेगा 2 ले ली, ये ले लिए मान लो। अब जब इनका आप डेल्टा फाई निकालोगे तो क्या आएगा? ओमेगा 1t माइनस kx1 माइनस ओमेगा 2t प्लस kx2, ये बैठेगा। तो k इंटू x2 माइनस x1 और प्लस t इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये आ गया। तो बहुत ध्यान से देखो, तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब तो यह है कि भाई किसी भी एक दी गई लोकेशन पर, एक दी गई पॉइंट पर, एक बिंदु पर आपका जो पथांतर है वो तो आपका फिक्स रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ये देखो ध्यान से, ये क्या है? डेल्टा ओमेगा इंटू टी। ये तो टी आ गया, क्या ये तो समय के साथ, ये तो समय के साथ फंक्शन आ गया इसका। क्या 1 सेकंड में इसका आंसर कुछ और होगा, 2 सेकंड में इसका आंसर कुछ और होगा, 3 सेकंड में इसका आंसर कुछ और होगा? समय तो चलता रहेगा। तो समय के साथ साथ एक ही एक्स पर, एक ही लोकेशन पर, एक ही जगह पर पाथ डिफरेंस समय के साथ साथ बदलता रहेगा। और अगर ये बदलता रहेगा तो उस बिंदु पर तीव्रता की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो आपको पता ही नहीं पड़ पाएगा कब आपके पास तीव्रता अधिकतम हुई, कब न्यूनतम हुई। बहुत तेजी से अगर वो कम ज्यादा होती रहेगी तो आपको अधिकतम और न्यूनतम या मिनिमा और मैक्सिमा की बात पता ही नहीं लग पाएगी कि कब तीव्रता ज्यादा हो रही, कब तीव्रता कम हो रही। तो उस केस में आप पहचान ही नहीं पाएंगे व्यतिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतनी तेजी से होगा। मान लो लाइट की बात करें तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, सो तो गीगाहर्ट्ज में होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। साउंड में भी आप देखोगे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होंगी तो आपको बहुत तेजी से बदलती हुई दिखेंगी, क्योंकि समय तो है ही यहाँ पर। समय के साथ साथ वो डेल्टा फाई बहुत तेजी से बदलेगा। मान लो कि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो चलो 1 सेकंड में 100 बार बदल जाएगा, ऐसा समझ लो। तो इतनी तेजी से बदलेंगे अगर डेल्टा फाई, तो तीव्रता भी बदलेगी, क्योंकि तीव्रता तो डेल्टा फाई पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम व्यतिकरण को केवल और केवल प्रैक्टिकली तभी उसको आइडेंटिफाई या उसको हम ऑब्जर्व या उसको निरीक्षण में ले सकते हैं जबकि वो समय के साथ निर्भर ना करें। ये हमारे लिए कंडीशन है। यानी कि स्रोत होने चाहिए कैसे? समय से निर्भर होना चाहिए। दोनों का पाथ फेज डिफरेंस, दोनों का कलांतर समय से निर्भर होगा, तभी एक डेल्टा फाई फिक्स मिलेगा एक एक्स पर। उस डेल्टा फाई से एक तीव्रता मिलेगी, आपको पता लगेगा कि वो अधिकतम है, न्यूनतम है, या कितनी वैल्यू है, ताकि वो फिक्स रहे, आप पहचान सको उस तीव्रता को। यानी कि इसका मतलब समय के साथ साथ बदलने वाला फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम रियल लाइफ में अगर लाइट की बात करें तो लाइट के जितने भी स्रोत होते हैं वो कला संबंध स्रोत नहीं होते। एक ही कंपनी के 2 बल्ब लगा दो तब भी वो आपके एक जैसी फ्रीक्वेंसी के नहीं होते, एक जैसी आवृत्ति के नहीं होते। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का स्रोत बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब वो बन जाते हैं प्रैक्टिकली तब उनको यूज करते हैं लैब में, है ना। तो वो एक अलग चीज है कि किस तरीके से स्रोत बनाते हैं। केवल एक ही आवृत्ति के स्रोत बनाने जरूरी है, ताकि एक ही आवृत्ति के बनाने से ये वाला टर्म कट जाए और
आपका जो कलांतर है वो समय के साथ निर्भर ना करे और समय से इंडिपेंडेंट हो जाए, और आपके पास एक पर्टिकुलर x1 और x2 पर जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर डेल्टा फाई फिक्स रहे, ताकि तीव्रता भी फिक्स रहे, न्यूनतम है तो न्यूनतम रहे, अधिकतम है तो अधिकतम रहे, या जो भी वैल्यू डेल्टा फाई के हिसाब से है वो रहे। ठीक है, यही वजह है कि हम लाइट में कमरों में 2 बल्ब लगा देंगे, मान लो 2 बल्ब लगा रहे, दोनों की लाइट आई मिली, लेकिन आपको तो एक जैसी लाइट दिखती है हर जगह पर। कारण, उसका कारण यही है बेटे कि जब लाइट आती है, आपने बिल्कुल देखा, मैंने आपको बताया कि एक ही कंपनी के 2 भी बल्ब ले आओगे, जैसे भी बल्ब ले आओगे तो उनकी आवृत्ति समान हो, एक जैसी नहीं होगी। एक ही आवृत्ति की लाइट निकाले ये जरूरी नहीं है, अलग अलग बहुत सारी आवृत्तियों की लाइट निकालते हैं। बहुत, अगर लाइट में इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो क्या होता है जब वो इंटरफेयर करती है यानी कि व्यतिकरण करती है, तो उस समय एक ही लोकेशन पर 2 लाइटें आई मिली, लेकिन उस बिंदु पर समय के साथ साथ क्या हो रही है, वो लाइट की आवृत्ति बदल रही है। आवृत्ति बदल रही है तो उसका मतलब, अगर बदल रही है तो ये टर्म भी जुड़ रहा होगा, ये टर्म जुड़ रहा होगा, तो इसका मतलब इस पद की वजह से डेल्टा फाई भी बदल रहा होगा। और सोचो लाइट की जो आवृत्ति होती है तो गीगाहर्ट्ज में होती है, 1 सेकंड में इतनी तेजी से उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमम और मिनिमा, अधिकतम और न्यूनतम इतनी तेजी से बनते हैं कि आपको पता ही नहीं पड़ पाएगा कि वो अधिकतम हो रहा है न्यूनतम हो रहा है। तो आपको तो अधिकतम वाली लाइट दिखती रहेगी, क्योंकि न्यूनतम होने से पहले अधिकतम आ जाएगा, और इसलिए वहां पर आपको हमेशा ही क्या मिलता है, लाइट मिलती है। जैसे मान लो अगर हम ट्यूबलाइट की बात करें, तो ट्यूबलाइट हमारे पास जो घरों में लाइट आती है, बिजली आती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि उसमें जो लाइट होती है वो एक सेकंड में 50 साइकिल आ जाती है, यानी कि इसका मतलब 50 साइकिल आने का मतलब 100 बार उसमें जीरो आएगा, क्योंकि जब एक साइकिल आती है ऐसे, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर भी है, तो एक साइकिल में 2 बार जीरो होते हैं, यानी कि एक सेकंड में 100 बार जीरो, 100 बार अधिकतम होंगे। तो लाइट क्या हो रही है, हमारी जो लाइट है ना, बहुत तेजी से जल रही, बुझ रही, जल रही, बुझ रही, जल रही, बुझ रही, लेकिन हमारी आंखें एक सेकंड में अगर कुछ 10 बार परिवर्तन हो रहा है, एक सेकंड में 10 बार वाले परिवर्तन को तो पहचान सकती है, लेकिन एक सेकंड में 10 बार से ज्यादा, मान लो 50 बार हो रहा है, 100 बार हो रहा है कोई परिवर्तन, तो हम नहीं पहचान पाते। तो जल भी रही, बुझ भी रही, लेकिन हमें बुझे हुआ दिख नहीं रहा, हमें तो जलती हुई दिख रही, क्योंकि लगातार इतनी तेजी से आ रही है, जल रही, बुझ रही, जल रही, बुझ रही, कि आपको पता ही नहीं पड़ पा रहा कब बुझ रही है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा आवृत्ति के साथ ये यहाँ पर टाइम का फंक्शन है, तो आपको डेल्टा फाई बदलने का पता ही नहीं लगेगा, उतनी तेजी से बदलता रहेगा कि हर क्षण पर आपको अलग अलग बदलाव आपको पहचान में नहीं आएंगे। तो अगर तीव्रता अधिकतम है तो अधिकतम ही दिखाई देती है, इसीलिए आपको घरों में जो सब जगह लाइट है, अलग अलग कलर की लाइट भी होगी तो भी एक जैसी दिखाई देती है ना, मतलब अलग अलग बल्ब ने लाइट लगा रखी, फिर भी उनका इंटरफेरेंस तो हो रहा होगा, लेकिन वो इंटरफेरेंस होने के बाद वहां पर तीव्रता अधिकतम न्यूनतम होने के साथ साथ आपको अधिकतम ही दिखाई देती है, एक तरह से, क्योंकि समय के साथ उसका फेज डिफरेंस बदलता है। इसका मतलब प्रैक्टिकली आप कभी भी मतलब घर पे आप कभी भी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, व्यतिकरण को, लाइट में खासकर, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप पढ़ेंगे उसको, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से। वहां पर उस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है जिससे कि एक ही आवृत्ति के 2 सोर्स लेते हैं, जिन्हें कोहेरेंट सोर्स, कला संबंध या सुसंगत स्रोत बोलते हैं, जिनकी वजह से हम उस एक्सपेरिमेंट को कर पाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा, जब लाइट मिल रही है तो कहीं पे आवृत्ति, फिर अब तीव्रता न्यूनतम होती है तो 0 हो जाती है, कहीं पे तीव्रता अधिकतम होती है तो जो होती है तो वो लाइट बहुत ब्राइट हो जाती है। तो अंधेरा और ब्राइटनेस, अंधेरा और चमक, अंधेरा और चमक, इस तरह की कुछ पट्टियां दिखाई देंगी उसमें। खैर वो एक अलग चीज है, उसको हम बिल्कुल इसी तरीके से समझेंगे आगे भी जब हम उसको पढ़ेंगे YDSC में। तो YDSC को के साथ ही जब मैं आपको बता रहा हूँ कि बस वो भी एक्सपेरिमेंट आपको कोहेरेंट के साथ ही होगा। साउंड में भी जब आप व्यतिकरण करेंगे वो भी कोहेरेंट यानी कि आपका कला संबंध स्रोत के साथ ही होगा, यानी कि सुसंगत स्रोत के साथ ही होगा। तो सुसंगत स्रोत होने जरूरी है जब हम व्यतिकरण की बात कर रहे हैं, ताकि आप उसको निरीक्षण में ला सको, देख सको और उसको समझ सको। ठीक है, तो ये अपना स्रोत कैसा है, ये अपना स्रोत कैसा हो गया, ये आपका अकला संबंध स्रोत हो गया, अकला संबंध या नॉन कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट सोर्स हो गया, है ना, यानी कि असंगत सोर्स हैं दोनों आप कह सकते हैं असंगत है अगर आपके पास टाइम का फंक्शन है। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल से पूछूं, भाई मान लो मैंने आपसे बोल दिया ω1t माइनस kx प्लस 60 डिग्री, ω_t ये भी ω_t माइनस kx2 प्लस 30 डिग्री। बताओ ये स्रोत कैसे हैं, बताओ ये स्रोत कैसे हैं, क्या ये कला संबंध स्रोत है या अकला संबंध स्रोत है, दोनों कोहेरेंट है या नॉन कोहेरेंट है, बताओ।
बेटे जब आप इसमें फेज डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा, ये तो कट जाएगा इससे, ये तो कट जाएगा जब घटाएंगे, इसमें से ये करेंगे तो क्या आएगा x2। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। 2 - x1 और बेटे जब इसमें से घटाएंगे तो यह हो जाएगा 60 - 30, तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा डेल्टा x प्लस 30। अब बताओ कि क्या ये कला संबंध है कि नहीं है। ये आपका समय पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे यस ये एक कला संबंध स्रोत है, कला संबंध स्रोत है, ठीक है। तो इस कला संबंध स्रोत के होने के कारण आप इसको व्यतिकरण में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो चाहे यहाँ पे कोई कांस्टेंट होना चाहिए, नियत फेज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही फ्रीक्वेंसी समान होनी अनिवार्य है ताकि जो है समय के साथ निर्भर ना करे। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको इस स्रोत के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। जब तक ये स्रोत का संबंध नहीं होंगे तब तक व्यतिकरण को हम प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई या उसको सही से पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, हमें 2 कला संबंध स्रोत दिए हुए हैं, उनकी तीव्रताओं का अनुपात I1 और I2 बीटा अनुपात 1 दिया हुआ है, बीटा अनुपात 1 दिया हुआ है। तो बीटा अनुपात 1 हमें I1 और I2 का दिया हुआ है, तो आपसे पूछा ये है कि इसका मान ज्ञात करो। अच्छा जी, इसका मान ज्ञात करना है बेटे। अब हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए बेटे दिया क्या है, दिया हमें है ये I1/I2 बराबर बीटा बटे 1, ये दे दिया बीटा बटे 1। लेकिन हमें निकालना मैक्सिमम और मिनिमम वाली चीज़ें। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें से एक काम करो, आई मिनिमम कॉमन ले लो। अगर मैं इसमें से आई मिनिमम का मान ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन ले लेता हूँ बेटे, तो क्या आई मैक्सिमम अधिकतम बटे आई मिनिमम -1 आई मैक्सिमम आई मिनिमम +1, इससे तो कट जाएगा। इसका मतलब हमें एक तरह से अगर मैं आई मैक्स और आई मिनिमम का अनुपात निकाल लूँ तो मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मान तब निकलेगा जब मैं आई मैक्स और आई मिनिमम, और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम क्या होता है, ये कितना होता है, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर डिवाइड बाय √I1 और √I2 -1 √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, मेरे को I1/I2 दे रखा है, तो क्या करो, √I2 कॉमन ले लो, √I2 कॉमन ले लिया, तो बेटे बचेगा क्या अंदर, √I1/√I2 +1 डिवाइड बाय √I2 यहाँ पे हाँ प्लस, यहाँ पे -1, इसका स्क्वायर ये इससे उड़ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये I1/I2 दे रखा बीटा, हाँ इसका मान क्या हो गया, √β +1 का स्क्वायर √β -1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इसका सॉरी यहाँ पे रूट नहीं आएगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का वैल्यू आ गई तो उसको उठा कर वहाँ रखेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं बेटे। इसका स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर करके, तो बीटा +1 + 2√β, और ये बीटा +1 - 2√β। ये आंसर हमारा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का आ चुका है। इस आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम को उठा के यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रख देंगे तो क्या बनेगा भाई, इसको यहाँ रख देंगे तो ये बना आपके पास बीटा +1 + 2√β। एक्चुअल में सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बस डाटा देने के बजाय बीटा वजह से कोई चीज़ दे दी। यहाँ -1 है और नीचे बीटा +1 - 2√β
यहाँ +1 है, और इससे ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा भाई, बीटा प्लस 2 अंडर रूट बीटा, और नीचे क्या आएगा भाई, 1 और 1 2, तो बीटा प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट बीटा। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, ये तो आंसर हमारे पास, इसका आंसर ये आ गया। अच्छा जी, अब इसमें एक काम करें, और कोई सॉल्यूशन इसमें कर सकते हैं, रूट बीटा। हाँ जी बेटा, आपको दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात दे रखा I1/I2 बराबर बीटा अनुपात 1। ठीक, तो आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आपको इतना दिमाग में दे रखा है कि आप I1/I2 दिस इज बीटा/1, और मुझे चाहिए आई मैक्स और आई मिनिमम। तो क्या मैं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकाल सकता हूँ? यस, ये तो मुझे निकालना आता ही है। आई मैक्स और अपॉन आई मिनिमम तो हम पहले भी सीख चुके। ये आई मैक्स कितना होता है, क्या ये √I1 प्लस √I2 डिवाइड बाय √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। तो ये एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं, √I1 कॉमन ले लो या √I2 कॉमन ले लो, क्योंकि I1/I2 दे रखा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा I1/I2 + 1, यहाँ बचेगा √I2, और इस पूरे का स्क्वायर कर दो, √I1/I2 - 1। ठीक, ये से छम्मा हो गया बेटे। ये कितना दे रखा, बीटा, रूट बीटा -1 + 1 का होल स्क्वायर, और बेटे रूट बीटा -1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि कितना आ गया, बीटा +1 + 2 अंडर रूट बीटा, और ये कितना आ गया, बीटा +1 माइनस के 2 अंडर रूट बीटा, है ना। तो ये आपके पास आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम आ गया। लेकिन मेरे को चाहिए ये, अब इसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं बेटे, एक चीज ध्यान दे, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम मुझे चाहिए इसका मान। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से देखो बेटा, आपने एक नियम पढ़ा होगा, योगांतरानुपात कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो नियम। जैसे मान लो अगर आपको A/B बराबर C/D दे रखा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें A - B अपॉन A + B कर दो। तो यही काम इधर करना पड़ेगा, C - D अपॉन C + D कर दो। इसको बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं योगांतरानुपात का नियम, या फिर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कंपोनेंडो। अच्छा, जरूरी नहीं यहाँ माइनस करो यहाँ प्लस करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दोगे तो भी चलेगा। अगर आप यहाँ प्लस कर रहे माइनस करते हो यहाँ प्लस कर दो, और अगर आप यहाँ प्लस कर रहे तो यहाँ माइनस कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो इससे मेरा फायदा ये होगा कि मेरे को ये दे रखा है, बीटा +1 + 2 अंडर रूट बीटा, और बेटे बीटा -1 + 1 माइनस के 2 अंडर रूट बीटा। तो अब आप क्या करो, चाहिए ये माइनस चाहिए, तो क्या करो, ये ऊपर आके माइनस कर दो, ये घटा ऐड कर दो। तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बटे आई मैक्स आई प्लस आई मिनिमम, ऐसा करा इधर हमने, तो ऐसा उधर भी करना पड़ेगा, कर दो। इससे क्या होगा बेटे, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। करने का तो और भी तरीका है, आप उसको निकाल करके वैल्यू को रखेंगे, बड़ा सा मान सर बैठेगा, तो वो चीज़ थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। आई मिनिमम कॉमन ले लेंगे, आई मैक्स बटा आई मिनिमम का मान रखेंगे, तो उससे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी। कैलकुलेशन से बचने का तरीका हमने दिखा लिया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वही चीज़ ऊपर जुड़ रही, वही चीज़ नीचे गिट रही, तो ये दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, बीटा +1 + 2 अंडर रूट बीटा माइनस ये वाली वैल्यू, तो माइनस बीटा -1, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट बीटा, और बेटा नीचे करेंगे बीटा +1 + 2 अंडर रूट बीटा प्लस, तो बीटा +1 माइनस के 2 अंडर रूट बीटा। क्या होगा इससे भाई, इससे ये होगा, ये खच्चा ये लो, सॉरी मतलब गड़बड़ कर दी, इससे ये कटा, ये वाले से ये कटा, -1 से ये कट गया, और क्या कट रहा है, ये वाले से ये कट गया, ये नहीं कट रहा भाई, ये किसी से नहीं कट रहा। हाँ, और क्या बचा अपने,
टू रूट बीटा टू रूट बीटा, यानी कि बच्चा 4 अंडर रूट बीटा। देखो कितनी आसान हो गई कैलकुलेशन। बीटा और बीटा 2 बीटा, एक और एक 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बीटा प्लस 1 इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट बीटा बटे बीटा प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी आप अपना मैथ लगा के सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, लेकिन दिस इज द स्मार्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ये इसका अच्छा तरीका है। ओके, तो प्यारे बच्चों, हमने एक बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमने देखा कि हमारे पास व्यतिकरण में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है तीव्रता की कैलकुलेशन। लेकिन तीव्रता की कैलकुलेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? I1 + I2 + 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई, यह है। यानी कि अगर मुझे व्यतिकरण के बाद दो तीव्रताओं का परिणामी तीव्रता निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए? डेल्टा फाई चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है डेल्टा फाई तक पहुंचने का रास्ता क्या है। डेल्टा फाई तक पहुंचने का रास्ता क्या है भाई? डेल्टा फाई बराबर होता था 2 पाई डेल्टा अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स होता है पथांतर। डेल्टा फाई तक पहुंचने का मतलब डेल्टा एक्स तक पहुंचना, यानी कि कलांतर तक पहुंचना है तो आपको पथांतर पर जाना पड़ेगा। अगर आपको पथांतर पता है तो कलांतर आ जाएगा, कलांतर पता है तो तीव्रता आ जाएगी। और यही हमारा मेन पर्पज है इस चैप्टर में कि भाई किसी तरीके से दो तरंगों की व्यतिकरण के बाद नई तरंग की तीव्रता क्या बन रही है, तो उस बिंदु पर नई तीव्रता की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए पथांतर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पथांतर का मतलब दो वेव आई, इसने लंबाई चली, इसने लंबाई चली, दोनों लंबाइयों का अंतर ही क्या है? पथांतर है। तो पथांतर को मापना आसान है, क्योंकि लंबाई को मापना आसान है भाई, कलांतर को कैसे मापोगे? तो आप क्या करोगे? पथांतर को मापोगे। तो दो तरंग चली, उनकी जो लंबाइयां होंगी उन लंबाइयों को माप लो, उन लंबाइयों को माप लेंगे तो उस फॉर्मूले में रख लेंगे, डेल्टा एक्स दिख जाएगा, डेल्टा फाई मिल जाएगा, डेल्टा फाई मिल जाएगा तो आई नेट मिल जाएगा। और यही है मेन पर्पस जो था वो सोल्व हो जाएगा हमारा। इसका मतलब हमें डेल्टा एक्स निकालने की खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब हम डेल्टा एक्स निकालने की प्रैक्टिस करेंगे कि कहां पर पथांतर अधिकतम का है, कहां पर मिनिमम का है, कहां पर पथांतर कितना है, या कितने पथांतर पर अधिकतम मिल रहा है, कितने पथांतर पर न्यूनतम मिल रहा है। ये बात की कैलकुलेशन हम यहां सीखेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जड़ क्या है? डेल्टा एक्स है, यानी कि मेन चीज डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स पता है तो सब पता है, डेल्टा एक्स पता है तो सब पता है, ऐसा मान लो, आप दिमाग में ऐसा रख लो। इसका मतलब डेल्टा एक्स जब सबसे ज्यादा जरूरी है तो यार डेल्टा एक्स निकालना तो आना चाहिए। चलो जी डेल्टा एक्स निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सवाल आपको दिया है कि मान लीजिएगा एक स्रोत ये है S1, एक दूसरा स्रोत ये है S2। इससे लाइट इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। मान लो अगर लाइट, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, ये जो हम चीज कर रहे हैं तीनों की, लाइट वेव तरंग हो, प्रकाश तरंग हो, ध्वनि तरंग हो, या फिर कौन सी रस्सी की तरंग हो। रस्सी आप इधर चला लो, रस्सी में तरंग, या इधर चला लो या इधर चला लो, जहां आप चाहो, है ना। तो मान लो कि दो स्रोत है, एक S1 और एक S2। क्या दोनों लाइट के स्रोत भी हो सकते हैं? यस। क्या दोनों ध्वनि के स्रोत भी हो सकते हैं? यस। क्या यहां से रस्सी बंदी हो सकती है ये वाली, या इधर भी या इधर भी, कहीं पे भी रस्सी बांध सकते हो, है ना, रस्सी में चलाने वाली वेव हो सकती है। तो हमें तो डेल्टा एक्स की कैलकुलेशन करनी। मान लिया कि ये एक बिंदु P है, ये Q है, ये R है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d दे दी मैंने लैम्बडा। तो आपसे पूछा है कि बिंदु P, Q तथा R पर अधिकतम तीव्रता होगी या न्यूनतम तीव्रता होगी, या न्यूनतम तीव्रता होगी, ये बताना है ना। सोचो, यहां से तरंग चलेगी ऐसे टिंग 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 टिंग, इधर गई, इधर चलेगी तीव्रता, ओ माय गॉड, यहां गई, तो इसने लंबाई कितनी चली? L। इसने लंबाई कितनी चली? L। तो डेल्टा एक्स क्या सीखा हमने? डेल्टा एक्स का मतलब पथांतर। इसकी लंबाई चली, इसकी लंबाई चली, L - L बराबर 0। ओफो, डेल्टा एक्स बराबर तो 0 आया। और बेटा आपको याद होना चाहिए, जब जब डेल्टा एक्स 0, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा इतना आ रहा होगा तो ये कौन सी कंडीशन है? ये अधिकतम तीव्रता की कंडीशन है। अधिकतम तीव्रता तब आएगी जब जब पाथ डिफरेंस ये आएगा, ठीक। तो अधिकतम तीव्रता की आ गई, इसका मतलब P पर क्या होगा? इसका मतलब यहां पर अधिकतम तीव्रता होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर मिल रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं Q की। अब देखो, इससे तरंग चली ऐसे टिंग 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 टिंग,
और यहाँ से तरंग चलेगी टिंग 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 टिंग, और ये इस बिंदु पर पूछा हुआ। तो सोचो ये दूरी मान लो कुछ भी है, मान लो y दूरी है, तो इससे चली गई दूरी तो y है, इससे चली गई दूरी y प्लस लैम्बडा है, तो एट q तो डेल्टा x क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। इसकी दूरी कितनी y प्लस लैम्बडा, और दूसरे ने दूरी कितनी चली y, छम छमाचम कितना आ गया लैम्बडा। ओहो, ये तो कंडीशन मैक्सिमम वाली आ गई। इसका मतलब q पे भी क्या मिलेगा, मैक्सिमा। सो q पर भी i मैक्स, मैक्सिमम तीव्रता मिलेगी, क्योंकि ये तो मैक्सिमा की कंडीशन है, लैम्बडा तो है ना। अच्छा, इसमें एक बात देखो ध्यान से, ये y तो पता ही नहीं, तो y तो कट गया, यानी कि ये बिंदु चाहे q यहाँ हो, 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 कहीं भी हो, यानी कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी मान लीजिएगा, इसको आपने कुछ मान लिया x मान लिया, तो r के लिए जब कैलकुलेशन करोगे एट r, तो बेटा डेल्टा x क्या बैठेगा। तो देखो ध्यान से, इसकी दूरी तो चली, तरंग ने कितनी दूरी चली इसके लिए x, और इसने कितनी चली लैम्बडा प्लस x, तो लैम्बडा प्लस x माइनस x, छम छमा छम, तो लैम्बडा आ गया। तो इसका मतलब r पर भी क्या मिलेगा, यहाँ पर भी मैक्सिमा, यहाँ पर भी मैक्सिमा, यहाँ पर भी अधिकतम तीव्रता, यहाँ पे भी अधिकतम तीव्रता, लेकिन यहाँ पे लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है, यहाँ पे 0 था। तो ये में से कोई भी पाथ डिफरेंस अगर मिल गया तो आप कहेंगे कि इस बिंदु पर अधिकतम तीव्रता मिल रही होगी। लेकिन स्रोत कैसे रहेंगे, हमेशा कैसे मान करके चलेंगे, स्रोत कला संबंध स्रोत लेकर के चलेंगे। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम, यहाँ पर भी अधिकतम तीव्रता मिलेगी। और कहीं पर अगर आपको लैम्बडा बाई 2 आ जाता है अंतर, मान लो लैम्बडा बाई 2 आ जाता है अंतर कोई, तो फिर वहां कहते हैं न्यूनतम तीव्रता मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस सवाल में तो 3 बिंदु दिए हुए, इन 3 बिंदुओं पर एक पे 0 मिल रहा पाथ डिफरेंस, वो भी अधिकतम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, इधर लैम्बडा मिल रहा है, ये भी अधिकतम की जो शर्त है उसको संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इन पर अधिकतम वाले के हिसाब से तीव्रता मिलेगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेटे जो पाथ डिफरेंस है ना, इन दोनों के लाइन की ज्वाइन करने वाली पर पाथ डिफरेंस हमेशा ही डेल्टा एक्स बराबर लैम्बडा मिलेगा, डेल्टा एक्स बराबर लैम्बडा मिलेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बोलूं कि ये S1 है, ये S2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी ले ली, मान लो 2 लैम्बडा ले ली, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो डेल्टा एक्स कितना बोलेंगे इस पॉइंट पर, तो जो इनके बीच में दूरी है वही बैठेगा 2 लैम्बडा के बराबर डेल्टा एक्स, यानी कि इसकी दूरी माइनस इसकी दूरी, तो ये तो कॉमन ही रहेगी, ये तो कटी जाएगी x, तो अपना बचेगा क्या 2 लैम्बडा। तो वो जो इतना डिफरेंस होगा, अगर ये स्मॉल d है भाई, तो आप ये समझ लो डेल्टा x बराबर y प्लस डी माइनस y, y से y कट जाएगा, जितनी भी इनके बीच की दूरी होगी वही इनके बीच का पाथ डिफरेंस बन जाएगा, वही इनके बीच का पथांतर बन जाएगा। और आपको लाइन ज्वाइनिंग पैसा होगा, बाकी जगह पर चारों तरफ कुछ भी हो सकता है। तो लाइन ज्वाइनिंग, जिन दोनों की लाइन को मिलाने वाली रेखा पर पाथ डिफरेंस उनके बीच की जितना भी दूरी होगी उसके बराबर होगा, ये कंसेप्ट याद रख लें, है ना। इसी तरीके का आपको यहाँ पे सवाल दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है कि बिंदु P, Q, R एंड T पर अधिकतम तथा न्यून पर तीव्रता अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी, न्यूनतम होगी, ये पूछ लिया। ठीक है, तो अद्वी ध्यान से देखो, इससे सोर्स से चली, इनके बीच की दूरी दे रखी लैम्बडा बाई 2, तो यहां से तो ये L, ये भी L, इसकी तरंग चली ऐसे, इसकी तरंग चली ऐसे, इसने दूरी कितनी चली L, इसने L चली, तो यहाँ डेल्टा एक्स क्या बैठेगा L माइनस L बराबर 0। और 0 किसकी कंडीशन है, 0 किसकी शर्त है, अधिकतम की, तो यहां पर क्या बनेगा, अधिकतम बनेगा, अधिकतम, या फिर उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं, उच्चिष्ट। उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं, मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। यहां पर भी क्या बनेगा डेल्टा एक्स L माइनस L 0,
यहाँ पर भी क्या बनेगा, अधिकतम, आई अधिकतम रहेगी यहाँ पर भी। अगर बात करते हैं इसकी, तो मैंने अभी बताया कि जिनके बीच की दूरी, इनके लाइन ज्वाइन करने वाली पर डेल्टा एक्स कितना बैठेगा, जितनी इनके बीच की दूरी है, चाहो तो देख लो, मान लो ये एक्स मान लिया आपने, तो इससे चलने वाली दूरी तो कितनी चलेगी, एक्स, इससे कितनी चलेगी, लैम्बडा बाई 2 प्लस एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, लैम्बडा बाई 2 प्लस एक्स माइनस एक्स, छम छमाछम, तो लैम्बडा बाई 2 आ गया डेल्टा एक्स। अगर लैम्बडा बाई 2 डेल्टा एक्स आ गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तीव्रता मिनिमम होगी। अगर यहाँ तीव्रता मिनिमम होगी तो उसका मतलब इस वाले बिंदु आर पर भी मिनिमम होगी। तो बिंदु आर कहो, बिंदु टी कहो, या इनकी ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहो, तो तीव्रता की वैल्यू हमेशा मिनिमम आएगी अगर उनको ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी एक ही है। और उसका आंसर क्या होगा, अगर उनके बीच में अंतर लैम्बडा बाई 2 या न्यूनतम वाला दे रखा, अगर लैम्बडा दे रखा तो लैम्बडा आएगा, इनके पाथ डिफरेंस वही रहेगा उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर जो उनके बीच की दूरी दे रखी होगी। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर क्या बना, ये लैम्बडा बाई 2 किसकी कंडीशन आई भाई, डेल्टा एक्स अगर आपके पास लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 ये सब है, तो क्या करेंगे, तो क्या यहां पर न्यूनतम मिलेगा, यस न्यूनतम मिलेगा, यहां पर न्यूनतम मिलेगा, यस बिल्कुल। तो दो न्यूनतम मिले और दो अधिकतम मिले, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि किन बिंदुओं की बात हो रही है, किन बिंदुओं पर अधिकतम मिल रहा है, किन बिंदुओं पर न्यूनतम मिल रहा है। जिन बिंदुओं पर आप चाहते हो बस लंबाइयों का अंतर निकालना, लंबाइयों का अंतर है ये, ध्यान रखना। लैम्बडा बाई 2 का मतलब ये नहीं कि दूरी लैम्बडा बाई 2 है, ये लंबाई माइनस ये लंबाई का अंतर है, ये अंतर है, डिफरेंस है। ऐसे ये भी यहाँ पर जीरो का मतलब ये नहीं कि दूरी जीरो है, इनका अंतर जीरो है, पथांतर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट तो डेल्टा एक्स है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स से डेल्टा 5 पे पहुंच सकते हैं, डेल्टा 5 से तीव्रता तक पहुंच सकते हैं। हालांकि मैं तीव्रता की बात पहले कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मान लो किसी एक सवाल में मान लो आपसे बोल दिया जाए कि बताओ भाई यहां पर बताओ तीव्रता कितनी होगी, अगर मान लो इसकी इंटेंसिटी आई नोट है, इसकी भी आई नोट है, तो बताओ यहाँ तीव्रता कितनी आई होगी। तो तीव्रता आने के लिए डेल्टा एक्स कितना आ गया, जीरो, तो डेल्टा 5 भी कितना आएगा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा 5 भी कितना आ जाएगा, जीरो, डेल्टा 5 भी शून्य आ जाएगा। और डेल्टा 5 शून्य आ जाएगा तो आप इस फॉर्मूले में रख के आई नेट निकाल सकते हो, आई नेट बराबर आई नोट प्लस 2 आई नोट का अंडर रूट कोस डेल्टा 5 कितना, जीरो, कोस 0 1, तो 2 आई नोट 2, ये भी आई नोट कितना आ जाएगा, 4 आई नोट आ जाएगा आंसर। तो तीव्रता तक पहुंचने में कोई मुश्किल काम नहीं है, तीव्रता तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप डेल्टा एक्स तक पहुंच चुके हो, डेल्टा एक्स तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है थोड़ी सी, क्योंकि डेल्टा एक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है, दो तरंगों की लंबाइयों का अंतर ही डेल्टा एक्स है, यस, इसका मतलब बहुत आसान सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई यहाँ पे तीव्रता कितनी, अगर ये S1 है, इसकी तीव्रता आई नोट है, इसकी तीव्रता आई नोट है, तो यहाँ डेल्टा एक्स लैम्बडा बाई 2 है, तो डेल्टा 5 कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 2, लो जी ये गया, तो कितना आ गया, पाई आ गया। तो यहाँ पे भी अगर आई नोट ले ली तो मिनिमा की बात हो रही थी, अगर मैंने बराबर इंटेंसिटी ले ली, न्यूनतम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, तो बेटे इसमें भी फॉर्मूला में रखो, आई इक्वल टू आई नोट प्लस 2 अंडर रूट आई नोट कोस पाई की वैल्यू कितनी है, -1, कोस पाई की वैल्यू -1 है ना। तो आई नोट कितने आ गई, 2 आई नोट, तो माइनस के 2 आई नोट, जीरो, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो आ गई। ये जीरो से लाई क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी मैंने कैसे ले रखी, इक्वल ले रखी। अगर अलग अलग ले लूंगा तो जो भी आंसर आएगा अलग अलग के हिसाब से बच जाएगा, लेकिन वो न्यूनतम बचेगा। और अगर मान लीजिएगा मैंने इक्वल ले ली तो डिफरेंस जीरो भी आएगा। तो इक्वल पे इंटेंसिटी की न्यूनतम वैल्यू जीरो और इक्वल पे इंटेंसिटी की अधिकतम वैल्यू 4 आई नोट। ओके, हाँ तो बेटा हमें दो सोर्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। एक सोर्स आपके पास है S1, ये S1 सोर्स है, ये एक सोर्स है S2 स्रोत। इनके बीच की दूरी दे रखी है 3.2 लैम्बडा, इनके बीच की दूरी 3.2 लैम्बडा दे रखी। अब मान लो यहां से कोई प्रेक्षक या ऑब्जर्वर है ना, कोई निरीक्षक ऑब्जर्वर यहां से चल रहा, तो इसको S1 से S2 तक जाने में कितने अधिकतम और कितने न्यूनतम मिलेंगे वो गिन के बताने हैं आपको। सवाल क्या है कि जब प्रेक्षक कह लो, ऑब्जर्वर बोल सकते हैं,
S1 से S2 तक जाता है तो कितने मैक्सिमा या अधिकतम तथा कितने न्यूनतम प्राप्त होते हैं। ठीक, सवाल समझ में आ गया होगा कि जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा तो कितने अधिकतम और कितने न्यूनतम इसको मिलेंगे। तो कुछ नहीं बेटा, आपको इसमें सोचने वाली चीज़ ये है कि बस आपको पाथ डिफरेंस अगर 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा मिल रहे होंगे, जहाँ जहाँ पर पाथ डिफरेंस यानी कि रास्ते का अंतर यानी कि पथांतर, जहाँ जहाँ पर 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा मिल रहा होगा वहाँ पर अधिकतम मिलेंगे, और जहाँ जहाँ पर लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2 7 लैम्बडा बाई 2, जहाँ जहाँ पर ये पाथ का डिफरेंस यानी कि इन रास्तों का अंतर यानी कि इन पथांतर मिल रहे होंगे तो वहाँ पर न्यूनतम मिल रहे होंगे। उनको गिन लेंगे पूरे रास्ते में कहाँ कहाँ मिलेंगे, है ना। तो लंबाइयों का अंतर देखना है। अब सबसे बढ़िया पॉइंट होता है मध्य वाला। मध्य में चूंकि दूरी बराबर होती है तो सबसे पहले मध्य बिंदु की बात करते हैं। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु की बात करें। क्या मध्य बिंदु में जितनी दूरी ये होगी भाई, इससे भी तरंग चलेगी, इससे भी तरंग चलेगी। दोनों स्रोत कैसे हैं? कला संबंध। दोनों ने चली दूरी कितनी? बराबर। जब यहां दूरी बराबर चलेंगे तो उनकी लंबाइयों का अंतर कितना आएगा? क्या यहां पर डेल्टा एक्स शून्य होगा? यानी कि यहां पर उच्चिष्ट मिलेगा। अच्छा, अगर मैं यही की बात करूं, इसी पर इसने तो कोई दूरी नहीं चली, लेकिन उसकी तरंग कितनी दूरी चलेगी? यहां से यहां तक 3.2 लैम्बडा के बराबर। इसने तो कोई दूरी नहीं चली, इसकी तरंग ने कितनी दूरी चली? 3.2 लैम्बडा के बराबर इस बिंदु पर। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना बोलेंगे? यहाँ पे पाथ डिफरेंस बोलेंगे 3.2 लैम्बडा, इनके लंबाइयों का अंतर। अच्छा, इस बिंदु पर अगर बात करूं तो इसकी तो तरंग चल करके यहाँ आएगी 3.2 लैम्बडा, इसकी तरंग की दूरी 0, तो इस बिंदु पर भी कितना आएगा? डेल्टा एक्स। इस बिंदु पर भी डेल्टा एक्स बैठेगा कितना? 3.2 लैम्बडा। यानी कि पाथ डिफरेंस, रास्तों का अंतर, लंबाइयों का अंतर देखना। अब यहां पे लंबाइयों का अंतर कितना आया? 0। क्या कहीं इधर या इधर चलेंगे तो 0 से अलग भी आ सकता है? यस। तो कहीं ना कहीं यहां पर 0 के बाद कितना अंतर आएगा? लैम्बडा बाई 2 भी आएगा, लैम्बडा भी। पहले अधिकतम की बात करते हैं, अधिकतम की। क्या 0 के बाद लैम्बडा पाथ डिफरेंस भी हो सकता है? यस। 0 के बाद लैम्बडा भी आ सकता है। अंतर है ये दूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से यहां तक लंबाई लैम्बडा है ना, लैम्बडा नहीं है ये लंबाई, इसकी तरंग चली यहां से यहां तक, ये तरंग की दूरी, और इधर से इसकी दूरी चली, तो क्या इनका अंतर लैम्बडा भी हो सकता है? यस, हो सकता है। तो इसलिए इनकी दूरियों का अंतर है ये। कभी सोचो कि सर ये तो लैम्बडा आ गया यहां से ना, तो ये दूरियों का अंतर है, ये लंबाई माइनस ये लंबाई। क्या ये लैम्बडा हो सकता है? यस। क्या 2 लैम्बडा भी हो सकता है ये डेल्टा एक्स? यस। क्या 3 लैम्बडा भी हो सकता है? यस। क्या 3 लैम्बडा के बाद 4 लैम्बडा भी हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसी बिंदु पर 3.2 लैम्बडा है, तो 3 के बाद लैम्बडा 4 लैम्बडा नहीं आएगा, तो 3 लैम्बडा तक आ गया। ऐसे ही हो सकता है, इस इधर की बात करें तो इधर भी इनका पाथ डिफरेंस लैम्बडा भी हो सकता है, 2 लैम्बडा भी हो सकता है, और 3 लैम्बडा भी हो सकता है। तो इतने जगह पर इसको रास्ते में चलते चलते, इसका मतलब फिर समझा रहा हूं कि ये दूरी लैम्बडा नहीं है, ये मतलब है कि ये लंबाई और ये लंबाई का अंतर लैम्बडा है। 2 लैम्बडा का मतलब ये लंबाई और ये लंबाई का अंतर 2 लैम्बडा है। 3 लैम्बडा का मतलब ये लंबाई और ये लंबाई का अंतर 3 लैम्बडा है। इस बात को दिमाग में रखे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चा समझता है कि हमने जो दिखाई डायग्राम में, इसका मतलब ये लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा यस है, ये लंबाई है लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा नहीं है, ये तो इस लंबाई का और इस लंबाई का अंतर लैम्बडा है, बिकॉज दिस इज पाथ डिफरेंस, पथांतर। अच्छा, तो कितनी जगह पर हमारे पास अधिकतम वाली शर्त सेटिस्फाई हो रही, संतुष्ट हो रही? देखो 1 2 3 4 5 6 7 जगह पर। तो हम कहेंगे कि प्रेक्षक को S1 से
S2 तक कुल। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। 7 जगह अधिकतम मिलेगा। अधिकतम तीव्रता के बिंदु 7 मिलेंगे इसके रास्ते में, इसको है ना। अब न्यूनतम की बात करें, भाई 0 और लैम्बडा के बीच में λ/2 भी तो आएगा। क्या कहीं ना कहीं पर λ/2 भी आएगा? यस आएगा इनके बीच में। λ/2 का मतलब ये नहीं कि ये दूरी λ/2 है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो तरंग ने यहां से यहां तक की दूरी चली और इसकी तरंग ने यहां से यहां तक की दूरी चली और इनकी लंबाइयों का जो अंतर होगा वो λ/2 भी पॉसिबल है। अगर ये λ/2 है तो 3 λ/2 भी आएगा, यानी कि 1.5 लैम्बडा। तो क्या 5 λ/2 भी आएगा, यानी कि 2.5 लैम्बडा। तो क्या 3.5 लैम्बडा भी आएगा? भाई 2.5, 2.5 लैम्बडा आ गया। क्या 3.5 भी आएगा? बोलो, क्या 3.5 आएगा? 3 लैम्बडा के बाद क्या 3.5 वाला लैम्बडा आएगा, यानी कि 7 λ/2 आएगा। क्या 7 λ/2 मतलब 3.5 λ/2 आएगा क्या? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 3.2 तक तो डिफरेंस यही बैठ रहा है, तो 3.5 वाला नहीं आएगा। हाँ, अगर ये 3.8 होता, 3.5 से ज्यादा होता, मतलब फिर 3.5 वाला भी बीच में आ जाता, घुस जाता कहीं ना कहीं। इसका मतलब अब 3.5 वाला यहाँ नहीं घुस पाएगा, अंतर इतना ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका अंतर तो 3.2 लैम्बडा तो यहीं पे बैठ रहा, तो 3.5 लैम्बडा तो बैठ ही नहीं पाएगा। अगर 3.5 से ज्यादा होता, 3.6 होता, 7 होता, 8 होता, तो तब इसके बीच में 3.5 भी घुस जाता एक, है ना। 3.5 लैम्बडा या 7 λ/2 भी आ जाता, बट अब नहीं आएगा। ठीक वैसे ये 3 बिंदु यहाँ भी होंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3.5 नहीं आने का, यानी कि ये कितना आ गया 3 ये आपका आ गया λ/2, ये आपका आ गया 3 λ/2, ये 5 λ/2। तो कितने मिनिमम आ गए? 1 2 3 4 5 6 आ गए। अच्छा जी, तो प्रेक्षक को S1 से S2 तक कुल 6 जगह पर न्यूनतम तीव्रता मिलेगी या न्यूनतम मिलेगा? न्यूनतम तीव्रता मिलेगी, मतलब यहाँ पे अगर तीव्रता की बात करूं तो क्या अधिकतम तीव्रता मिलेगी? यस। कि यहाँ पे तीव्रता की बात करूं तो क्या मिनिमम तीव्रता मिलेगी? यस, है ना। अगर मैं बोलूं कि दोनों की तीव्रताएं क्या है, समान है, I0 है, तो न्यूनतम तीव्रता कितनी मिलेगी? 0, क्योंकि न्यूनतम तीव्रता कहाँ कहाँ 0 मिलेगी भाई? यहाँ पे भी 0, 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 यहाँ पे भी 0। अधिकतम कितनी मिलेगी जब बराबर होती है, अधिकतम होती है तो 4I0, यानी कि यहाँ पे भी 4I0, 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 यहाँ पे भी 4I0। जिस समय बात लाइट की होगी तो लाइट का मतलब 4I0 तीव्रता की ब्राइटनेस की, चमक की लाइट दिखेगी, और जहाँ पे 0 दिख रहा वहां अंधेरा दिखेगा। वास्तविकता है ये, है ना। ऐसे ही साउंड की बात करें तो यहाँ बहुत तेज आवाज सुनाई देगी। ध्वनि की बात करें, जहां पर अधिकतम है वहां पर तेज आवाज सुनाई दे रही होगी चलते समय, और जहां पर यहाँ पर जो 5 λ/2 3 λ/2 वाले बिंदु है, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो रहेगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहां पे तीव्रता 0 आ रही होगी। हाँ, अगर इनकी तीव्रता समान नहीं है, अलग होगी, तो फिर यहाँ न्यूनतम सुनाई देगी, यहाँ पर अधिकतम सुनाई देगी। बस वो सोल्व करके आ जाएगा, कितना भी अधिकतम है वो कितनी न्यूनतम है ना। तो ये पर्पज होता है कि भाई हमारे लिए डेल्टा एक्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेल्टा एक्स से ही आप कहाँ पहुंच जाओगे? डेल्टा 5 पर। डेल्टा 5 पर पहुंच गए तो तीव्रता पर पहुंच जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट डेल्टा एक्स ही है। इसलिए डेल्टा एक्स से कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। तो इसमें 7 अधिकतम मिले और 6 न्यूनतम मिले। अच्छा, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, अगर मैं ये कहूं कि भाई ये 3.2 की जगह, अगर ये 3.2 की जगह मैं करूं 3.8, तो क्या फर्क पड़ेगा आंसर में? तो आंसर में ये फर्क पड़ेगा बेटे, तो यहां पर भी 3.8 हो जाएगा, यहां पर भी 3.8 हो जाएगा, है ना। तो उस केस में 3.8 होने पर यहां पर आपके पास 7 λ/2, 3.5 और 7 λ/2, 3.5 दोनों आ जाएंगे। इसका मतलब फिर मिनिमम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बढ़ गए,
फिर 8 आंसर आ जाएगा, फिर 8 आंसर आ जाएगा। ये 8 किसके साथ आया, जब 3.8 लैम्बडा दे रखी दूरी, और 6 कब आया था, 6 जब आया था जब 3.2 लैम्बडा दे रखी थी दूरी। तो आंसर इस बात के हिसाब से ही आपको लिख लेने हैं। हाँ बेटा, इस सवाल में आपसे क्या बोला है कि दो स्रोत है, वही अपने कला संबंध स्रोत है, इनसे तरंगे निकल रही है, उनके बीच की दूरी दे रखी 4.2 लैम्बडा, इसके बराबर दे दी, दोनों की आवर्ती समान है, इनके कला संबंध स्रोत है। अब एक ऑब्जर्वर, एक प्रेक्षक बीच में रखा सेंटर पर, सी सेंटर पर, मध्य बिंदु पर, है ना। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, इसने चलना शुरू किया, आपसे पूछा कि कितना चले ताकि वह अगले अधिकतम तक पहुंच सके, ताकि जहां पर अधिकतम उसको अगला मिल रहा होगा। तो जैसे पिछले सवाल में हमने अधिकतम और न्यूनतम निकाले, अगर मैं इसमें पूछूं कि कितने अधिकतम मिलेंगे कितने न्यूनतम मिलेंगे, वो सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें वो पहले तो वो देख लेते हैं, फिर हम वो देखना है कि कितना चलना है। तो देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना आएगा मध्य बिंदु पर, क्या यहाँ पर डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी क्या यहाँ पे 0 होगी, यस, क्योंकि जितनी दूरी से तरंग यहाँ चलेंगे उतनी तरंगे इधर से चलेगी, बराबर है ना मध्य बिंदु। तो दूरी ये और ये, उन दूरियों का अंतर ही क्या है, डेल्टा एक्स है। अच्छा, इस बिंदु पर कितनी चलेगा, इसकी दूरी तो 0 है, इसकी दूरी कितनी चलनी पड़ेगी 4.2, इनका अंतर कितना बैठेगा, इनका अंतर बैठेगा 4.2 लैम्बडा, और इस बिंदु पर भी पथांतर कितना बैठेगा 4.2 लैम्बडा बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 4.2 लैम्बडा बैठ गया, तो इसका मतलब 0 से 4.2 लैम्बडा के अंतर पर हमें क्या लैम्बडा भी मिलेगा कहीं ना कहीं अंतर, यस, क्या कहीं ना कहीं 2 लैम्बडा भी मिलेगा, क्या कहीं पे 3 लैम्बडा भी मिलेगा, क्या कहीं पे 4 लैम्बडा भी मिलेगा। थोड़ा सा गैप कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4.2 लैम्बडा आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा लैम्बडा, यहाँ पे कितना आ गया 2 लैम्बडा, यहाँ पे कितना आ गया 3 लैम्बडा, यहाँ पे कितना आ गया 4 लैम्बडा। क्या 5 लैम्बडा आएगा, नहीं, क्योंकि 5 लैम्बडा इनका बीच का अंतर नहीं है। क्या 4.5 आएगा, नहीं, क्योंकि 4.5 से भी कम है। तो इसका मतलब इसमें आपके यहाँ पर 4 लैम्बडा तक का अंतर आएगा, अंतर वर्ड्स ध्यान दें, ये लैम्बडा यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है, ये लैम्बडा 2 लैम्बडा नहीं है, ये लैम्बडा तो इस दूरी का और इस दूरी का अंतर है, डेल्टा एक्स है। ऐसी लैम्बडा इधर भी आएगा, एक लैम्बडा यहाँ आएगा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा। तो कितने मैक्सिमम होंगे, कितने अधिकतम मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मिलेंगे अधिकतम, और मिनिमम कितने मिलेंगे, एक इसके बीच में आएगा, 1 लैम्बडा बाई 2, 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3.5, क्या 4.5 आएगा, 4.5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4.5 से कम है। खैर फिलहाल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम तो पूछे नहीं सवाल में, लेकिन अगर पूछ लेता तो कितने होते, 1 2 3 4, तो 8 आते, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा मिनिमम, 4 के आगे 4.5 नहीं आने का वाला, 9/2 लैम्बडा नहीं आने वाला, तो यानी कि कितना आ गए 1 2 3 4, और यहाँ से 5 6 7 8, 8 मिनिमा और 9 मैक्सिमा। लेकिन ये हमारा सवाल नहीं था, सवाल क्या है, सवाल ये है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है बिल्कुल मध्य बिंदु से, तो पहला अधिकतम मिले, अगला अधिकतम तो एक यहाँ पे चला था सेंटर से, तो अगला अधिकतम कहाँ मिलेगा, अगला अधिकतम मिलेगा, इसको सेंटर था अपना यहाँ पर, अगला अधिकतम ये मिला, तो इसे कितना चलना पड़ेगा, ये दूरी पूछी x, मान लो ये x पूछी, फिर मैं बता रहा हूं कि x लैम्बडा नहीं, यानी कि लैम्बडा चला, ये तो अंतर है, तो यहां से यहां तक की दूरी, इस दूरी का और इस दूरी का अंतर, सोचो ये दूरी तो कितनी थी 4.2 लैम्बडा, तो मध्य बिंदु तक कितनी आ गई 2.1 लैम्बडा, मध्य बिंदु तक इतनी आ गई, ऐसे ही मध्य बिंदु तक 2.1 लैम्बडा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ये चला, मान लो x चलने पर इसको पाथ डिफरेंस पथांतर लैम्बडा मिला, तो ये कितनी दूरी होगी भाई, क्या 2.1 लैम्बडा माइनस x होगी यहाँ तक की दूरी, और ये दूरी कितनी आ जाएगी भाई, क्या ये 2.1 लैम्बडा प्लस x हो जाएगी यहाँ तक की दूरी। क्या इनका अंतर ही लैम्बडा है, वही तो वही तो इंपॉर्टेंट है, 2.1 लैम्बडा प्लस x माइनस 2.1 लैम्बडा माइनस x, इनका अंतर किसके बराबर लिखना, जहां पर उसको अगला अधिकतम मिले, यहां से चला तो अगला अधिकतम तो यहां मिलेगा। अगर वो बोल देता है कि जहां से वो चला वहां से दूसरा अधिकतम मिले, तो उनकी दूरी का अंतर ये लिखते 2 लैम्बडा, अब अगला अधिकतम तो लैम्बडा पे मिल रहा, इनका अंतर लैम्बडा के बराबर कर देंगे। सोचो अगर कहता है कि जहां से वो चला वहां से
पहला मिनिमम, पहला न्यूनतम मिले तो इन दूरियों का अंतर कितना रखते, λ/2 रख देते। बोलता कि तीसरा मिनिमम, तो पहला मिनिमम, दूसरा मिनिमम, तीसरा मिनिमम कहाँ मिल रहा है, 5 λ/2 पर, 5 λ/2 रख देते इसका अंतर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, उससे वो x निकल जाएगा कि कितना चलना पड़ रहा। तो भाई 2 पॉइंट इससे तो ये कट जाएगा, तो कितना बच गया, 2x बराबर लैम्बडा, तो x बराबर λ/2, तो उसे x बराबर λ/2 के बराबर चलना पड़ेगा। जब वो λ/2 बराबर चलेगा तो इन दूरियों का और इस दूरियों का अंतर कितना आ जाएगा, उन दूरियों का अंतर आ जाएगा आपके पास लैम्बडा, और फिर वहां पर क्या मिलेगा, अधिकतम। समझ में आ गई बात। मान लो मैं इसी में सेकंड पार्ट जोड़ दूं, मैं इसी में बोलूं कि x बताओ कितना होगा यदि दूसरा सेकंड मिनिमा, मिनिमा मतलब न्यूनतम, दूसरा न्यूनतम मिले। तो सोचो फिर 2.1 लैम्बडा प्लस x और 2.1 लैम्बडा माइनस x, इन दूरियों का अंतर कितना होना चाहिए। दूसरा मिनिमम कहाँ मिलेगा, पहला मिनिमम कहाँ मिला भाई, पहला मिनिमम मिला λ/2 पर, दूसरा कहाँ मिला λ/3 λ/2 पर, और फिर तीसरा यहाँ। तो दूसरा मिनिमम भाई, पहला तो इसको यहाँ मिलेगा जब इधर चल रहा है, फिर दूसरा यहाँ मिलेगा जब यहाँ चल रहा। अच्छा यहाँ से चल रहा है इसलिए पहला दूसरा यहाँ से काउंट कर रहे, यहाँ से चलता तो फिर पहला ये भी ले लेंगे एक एग्जाम्पल, फिर पहला हो जाता है ये। खैर अभी तो इसमें कितना लिखेंगे, 3 λ/2, तो यही आपका कट जाएगा, 2x बराबर 3 λ/2, तो उस केस में बनेगा 3 λ/4। तो इतना चलना पड़ेगा अगर पहले मिनिमा तक पहुंचना। अच्छा मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई मैं कहता हूं कि इस ऑब्जर्वर को यहां से उठा के यहां से चलाऊंगा, मैं कह रहा यहां से चल भाई, अगर यहां से चल रहा और यही सवाल है, तो यहां से चलने पर इसी सवाल में पहले मिनिमा तक, ताकि वह अगले अधिकतम तक, पहले या अगले अधिकतम तक पहुंचने में समय कुछ दूरी कितनी चलेगा, तो इसको जब यहां से चलेगा तो अगला अधिकतम कहां मिलेगा, 4 लैम्बडा पर। तो 4 लैम्बडा तक चलने में कितना x चलेगा, ये x पूछा, 4 लैम्बडा तक चलने में कितना x चलेगा ये पूछा। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, सोचो यहां से यहां तक चलने में x पूछा ना, यानी कि इधर से चलने वाली दूरी तो तरंग की x होगी, और उधर से चलने वाली दूरी कितनी आएगी, ध्यान से सुनेंगे, ये दूरी क्या 4.2 लैम्बडा माइनस x हो जाएगी ये दूरी। इसकी तरंग तो इतनी दूरी चलेगी यहां तक आने में, इसकी तरंग इतनी दूरी चलेगी x, है ना भाई। मान लो आप x की जगह कुछ मान लो y मान लो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, लो क्योंकि पहले वाले में x ले रखा। तो इन दोनों का अंतर 4 लैम्बडा मिलना चाहिए, क्योंकि पहला अगला अधिकतम बोला उसने, इस जब अगर यहां से चलेगा, तो अगर यहां से चलता हुआ देखेगा तो अगला तो यही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब कितना लिखेंगे, 4.2 लैम्बडा प्लस x माइनस x बराबर किसके, 4 लैम्बडा के। कितना चलना पड़ेगा, 4 माइनस x है यहाँ पे भी, 4.2 y माना ना, y माना ना बेटे, तो ये आपका आ गया कितना, 4 लैम्बडा। तो कितना आ गया, 2y बराबर 4.2 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा। तो 2y बराबर 0.2 लैम्बडा और y बराबर 0.1 लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा बटे 10। इतना चलना पड़ेगा इसको, बस इतना चलते ही इसको अगला अधिकतम मिल जाएगा। अगर यहां से चला तो, क्योंकि मैंने सवाल में बदल दिया, सवाल में ऑब्जर्वर को बदल दिया, तो कहीं से भी दे सकता है। मान लो यहां से की बजाय कहीं और से दे दे, यहां से दे दे या उधर से दे दे, तो उसी हिसाब से आपको देखना है, उसी के हिसाब से लैंग्वेज को समझना है। मैंने सवाल आपका ये था, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एक और पूछ लिया, फिर उसी में मैंने ऑब्जर्वर को उठा के यहाँ रखा, यहाँ रखने पर फिर आंसर बोला, तो λ/10 के बराबर चलना पड़ेगा। अगर इसी में मैं और आपसे बोलूँ कि भाई अगला मिनिमा, अगर यहाँ से चल रहा तो, यहाँ चल रहा तो अगला मिनिमा कहाँ है, 3 लैम्बडा था, 3 लैम्बडा के बाद 3.5 लैम्बडा, तो फिर ये अंतर किसके बराबर रखता मैं, 3.5 लैम्बडा के, फिर उसका आंसर आता। ठीक है, तो खैर इसी तरीके से हम बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उनको देखते हैं कि किस तरीके से डेल्टा एक्स, मिनिमा, मैक्सिमा, अधिकतम, न्यूनतम की बात होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें
इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।